नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों के समूह ब्रिक्स में 13 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर व्यापक रूप से चर्चा होने की संभावना। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आगामी टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर बनाया गया। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्र ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच में यह फैसला अहम है। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए में बिक रही है। सरकार के मुताबिक सरसों 400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के एमएसपी में पिछले साल की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है। अब सरसों 5050 रुपए पर पहुंच गई। सनफ्लावर की एमएसपी में सरकार ने 114 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद सनफ्लावर 5441 रुपए तक पहुंची। बता दें कि सरकार की ओर से ये फैसला तब लिया गया है जब कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है कि किसान पिछले करीब 10 महीने से पहले ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं को घेरे हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है। कुछ लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन एमएसपी हमेशा रहेगी। केंद्र ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में लिए गए इस फैसले से हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिल पाएगा। पैकेज को 2 भागों में रखा गया, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन और 300 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में बहुत सारे कदम उठा रही है। फसलों की एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है और जो किसान हैं और जो जागरूक लोग हैं वो इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा है कि विपक्ष किसान के कंधे पर अपना हित साधने में लगा हुआ है। किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं। करनाल में प्रशासन से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान सचिवालय के पास धरने पर बैठे हुए किसान और प्रशासन के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर के बाद करनाल में लगेगा किसानों का तीसरा स्थायी धरना स्थल। अधिकारियों और किसानों की बातचीत में नहीं बनी कोई बात। डीसी निशांत यादव और एसपी गंगाराम पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 28 अगस्त को हुई घटना की जांच करवाने का हमने किसानों को प्रस्ताव दिया। जांच में जो भी अधिकारी और किसान दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। करनाल महापंचायत में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कई दलों के लोग किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। महापंचायत भी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार की तरफ किसान आंदोलन को राजनीतिक मोटिवेट बताए जाने को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर 10 महीने से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार को किसानों की बात सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही हर समस्या का समाधान निकलता है। करनाल से सांसद संजय भाटिया और पश्चिमी यूपी का प्रभार मिला है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की है। अध्यक्षता की उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर 3 महीने में जरूरी है, ताकि कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं को सिरे चढ़ाया जा सके। उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए और कहा है कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों से फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा है कि इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण केवल उन्हीं स्थानों पर करवाया जा रहा है आवश्यक हो और उसकी रिपोर्ट की समीक्षा की जरूरत हो तो वो भी करवाई जाए। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात ठीक नहीं है। मंत्री और विधायक किसान आंदोलन के चलते अपने हलके में नहीं जा सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इनेलो ही एक ऐसी पार्टी है जो किसान हितैषी पार्टी है। सरकार को किसान की बात माननी चाहिए। इलाहाबाद चुनाव टलने पर उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी दल डर की वजह से चुनाव करवाना नहीं चाहते, क्योंकि चुनाव होने के बाद इनेलो भारी बहुमत से जीत जाएगी और उसके बाद उनके विधायक पार्टी छोड़कर इनेलो में शामिल हो जाएंगे, जिससे सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा। उन्होंने देश में तीसरे मोर्चा की जरूरत बताते हुए कहा है कि आज के दौर में बीजेपी और कांग्रेस को कोई नहीं चाहता, इसीलिए तीसरा मोर्चा हर हाल में आएगा। हरियाणा में इस बार 8वीं की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के संशोधन के बाद ये फैसला लिया गया। जगबीर सिंह ने कहा है कि 15 दिन में एनरोलमेंट और औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्कूल में पौधा लगाने वालों को अतिरिक्त मार्क मिलेंगे। रोहतक पहुंचे बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी की किसानों की 11 मांग पर ही कृषि कानून लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान 1980 से प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आय में इजाफा हो, इसलिए बीजेपी ने इसे लागू किया। कृषि कानूनों में एक और शब्द जो किसानों के खिलाफ हो तो हम उसे हटा देंगे। कांग्रेस भी चाहती है कि कृषि कानून लागू हो, लेकिन उनके कानून के किसानों के हित नहीं बल्कि अहित था, जबकि बीजेपी किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। देश के शहीद जवानों, सुरक्षा कर्मियों के बच्चे, कोविड जैसे आपदा के शिकार लोगों के बच्चों और कमजोर तबके के जरूरतमंद बच्चों को आज की शिक्षा से जोड़ने के लिए आईटीबी फाउंडेशन ने रोटरी लिटरेसी मिशन जस्टिस तनखा मेमोरियल के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम है फर्स्ट इन क्लास तकनीक के जरिए बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की क्रांतिकारी हथियारें। इस अभियान के तहत बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ा जाएगा और ऐप का नाम होगा लर्न एक्शन। बच्चों को 1 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे जो लर्नकेशन ऐप से लैस होंगे। इस तकनीक से बच्चों को आधुनिक शिक्षा आसान और वैज्ञानिक और सहज तरीके से दी जाएगी। हरियाणा रोडवेज की तरह प्राइवेट बसों में भी छात्राओं को फ्री पास और सीनियर सिटीजन को पूरी सुविधाएं मिलेंगी। सीनियर सिटीजन और छात्राओं को हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा करने की छूट दी गई। कैथल में रेस्ट हाउस में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेजेपी हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। पंचकुला में क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर 5 में रेड की है। इस दौरान फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जिसमें विदेशी लोगों से संपर्क कर सर्विस देने के नाम पर ठगी की जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने रेड कर कॉल सेंटर से कंप्यूटर, लैपटॉप, डीवीआर और रिकॉर्ड के कब्जे बरामद किए और आरोपियों को हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम पिछले कई दिनों से इलाके की रेकी कर रही थी। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में दुखद हादसा हो गया। यहां चौकीदार करने वाले अधेड़ व्यक्ति की लघु सचिवालय की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत। मृतक लुथन कला का रहने वाला था और कुछ सालों से यहां आउटसोर्सिंग के तहत चौकीदारी का काम कर रहा था। रात को चौकीदारी के बाद भी वे यहीं पर रहता था और शराब पीने का आदी था। अक्सर वो बिल्डिंग के ऊपर मंजिल तक जाकर निगरानी के लिए वहां से आवाजें लगाता था। रात को भी ऐसा करते हुए वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। भारत सरकार द्वारा रेलवे की परिस्थापितों को बेचे जाने के खिलाफ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला की तीनों शाखाओं द्वारा अंबाला रेलवे स्टेशन पर एक विशाल जुलूस निकालकर मीटिंग का आयोजन किया गया। अंबाला रेलवे के ज्यादातर कर्मचारियों ने बैठक में हिस्सा लिया है। मंडल सचिव CS बाजवा ने कहा है कि ये प्रदर्शन सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक विजेताओं और प्रतिभागियों के लिए डिनर का आयोजन किया है। सीएम अमरिंदर ने सभी के लिए लजीज व्यंजन तैयार किए। डिनर का आयोजन मोहाली के सिसवा के सिंह के फार्म हाउस में हुआ है। रात्रि भोज में पटियाला के पारंपरिक व्यंजनों से लेकर पुलाव तमाम चीजें व्यंजन में शामिल थे। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के किए वादे के मुताबिक कैप्टन ने अपने हाथ से खाना बनाकर सभी खिलाड़ियों को भोज दिया।
देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले। 339 कोरोना मरीज की जान गई है। 40,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,174 नए केस सामने आए। एक दिन में 86 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अभी करीब 47,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 189 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 से भी ज्यादा नए केस आए। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 300 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने। एक दिन में 32 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 607। केथल के गांव में वर्षों पुरानी पानी निकासी की समस्या ने लोगों का अपने घरों में जीना मुहाल रखा है। पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी खाली पड़ी जगह पर भर जाता है। विभाग की ओर से गांव में पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी गांव की इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी बढ़ने के बाद से ये समस्या गंभीर होती जा रही है, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाए जा चुके, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केतल के सरकारी अस्पताल में हुए 70,88,000 रुपए घोटाला के मामले में नया मोड़ सामने आया, जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारी रहकर घोटाला किया गया। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने अस्पताल के प्रधान चिकित्सक अधिकारी से भर्ती में सरकार को हुई वित्तीय हानि की रिपोर्टिंग मांगी, जिसके बाद पीएमओ टीम इस साल पहले हुए घोटाले के मामले में संबंधित रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। वही इस मामले में तकनीकी सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन को विभाग की तरफ से चार्जशीट किया जा चुका है। विभाग की बिना अनुमति के जिला अस्पताल का क्षेत्रफल 7,000 स्क्वायर फीट है और इसके बजाय 9,000 स्क्वायर फीट दिखाया गया। पद पर निकालते हुए आउटसोर्सिंग में कर्मचारियों को पैसा लेकर नौकरी पर रखा गया था। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की गोहाना में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक का उद्देश्य काफी समय से रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान ने कहा है कि सरकार रोडवेज के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर फिर दोबारा से ज्ञापन देगी। सरकार रोडवेज के कर्मचारियों को फिर से मांगे पूरी नहीं करती है तो रोडवेज का कर्मचारी आंदोलन सड़क पर करेगा। पलवल में युवती ने पुलिस में अपनी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि आरोपी ने खुद को अविवाहिता बताकर आर्य समाज मंदिर में शादी करने, शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो वायरल करने का धमकी दिया। आरोपी ने तीसरी शादी कर उसे जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सोनीपत शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में गहराई अतिक्रमण और अवैध कब्जों की समस्या का समाधान लगातार दूसरे दिन दुकानदारों ने खुद ही अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया जारी रखी। प्रशासन द्वारा बाजार में खींची गई पीली पट्टी के अंदर जो भी अवैध निर्माण हुए थे उन्हें तोड़ा गया है। इस दौरान मलबे को हटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का भी इस्तेमाल किया गया। शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क के दोनों किनारे पर कई फुट तक अवैध निर्माण का अतिक्रमण किया गया था, जिसकी वजह से बाजार से 2 पहिया वाहन चालक को निकलने में मुश्किल होती थी। पंजाब की इनकम टैक्स टीम आज सिरसा पहुंची और सब्जी मंडी स्थित न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी के गोदाम में रेड किए। इस दौरान अधिकारियों ने केले और फ्रूट से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की। न्यू नेहरा फ्रूट कंपनी पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में केला भेजने का काम करती है। इस दौरान टैक्स के कुछ गड़बड़ी होने की आशंका पर इनकम टैक्स पंजाब की टीम ने कंपनी पर कार्रवाई की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 2 दिवसीय किसान मेला शुरू हुआ है। किसान मेले में आधुनिक कृषि यंत्र, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि पद्धति को लेकर किसानों को जानकारी दी जा रही है। मेले में किसानों को खेती के आधुनिक तरीके के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं हर जिले में एक प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। विवि प्रशासन ने मेले को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेला 9 सितंबर तक चलेगा। इस बार मेले की थीम जल संरक्षण रखी गई। सोनीपत शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में गहराई अतिक्रमण और अवैध कब्जे की समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। लगातार दूसरे दिन दुकानदारों ने खुद ही अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया जारी रखी।
प्रशासन द्वारा बाजार में खींची गई पीली पट्टी के अंदर जो भी अवैध निर्माण हुए थे उन्हें तोड़ा गया और इस दौरान मलबे को हटाने के लिए ट्रक और ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल किया गया। शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क के दोनों किनारे पर कई फुट तक अवैध निर्माण का अतिक्रमण किया गया था, जिसकी वजह से बाजार में दो पहिया वाहन का निकलना मुश्किल है। केएमपी पर एक ट्रक संतुलित बिगड़ने के बीच नीचे जा गिरी, जिसमें एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मृतक चालक की पहचान सुप्रीत पुत्र बलविंदर गांव मृताक्षर पंजाब के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिसार में लगातार एक के बाद एक धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हिसार के महावीर कॉलोनी का है, जहां सुनीता रानी से तांत्रिक ने 3,05,000 रुपए की सोना को ठगा। पीड़िता ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी। शिकायतकर्ता ने के अनुसार उसके पति एक प्राइवेट ट्रेलर का काम करते हैं और उसके 2 बच्चे हैं। उसके पति ने सरकारी बैंक में लोन अप्लाई कर रखा था, लेकिन लोन न मिलने से परेशान बड़ी और झगड़ा होने लगा। 7-8 महीने पहले उसने गुरुग्राम पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने मेयर से बदसलूकी मामले में एसआई को किया सस्पेंड। एसआईजी राकेश शर्मा सस्पेंड। चरखी दादरी में हिसार विधायक कमल गुप्ता का भारी विरोध हुआ है। किसानों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से जाम लग गया। किसानों द्वारा विरोध को लेकर उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि किसी दूसरे का रास्ता रोकना गलत है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। केतल में नीम साहब गुरुद्वारा में भिड़े 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। वही फायरिंग में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सरपंच प्रतिनिधि पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। अवैध कब्जे को लेकर पंचायत हो रही थी और पंचायत के बीच ही आरोपियों ने की फायरिंग। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में 22 फुट रोड पर रहने वाले लोगों ने सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लोगों का कहना है कि पर्वतीय कॉलोनी की सड़कों को सरकार ने बनवा दिया है, लेकिन उनके रोड को आज भी हाल बेहाल है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से पिछले दिनों कई गलियों और सड़कों को बनवाया गया था, उसी तरह उनकी सड़क को भी बनवाया जाए। सिरसा में मारपीट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सिरसा में मारपीट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मुकेश नाम एक युवक को करीब 25 लोगों ने पहले पीटा, तेजर हथियार से हमला किया और बाद में उसे पीट कर चोरी कबूल करवाई, साथ ही वीडियो बनाकर वायरल किया। घायल के परिजनों ने नागरिक अस्पताल में प्रदर्शन किया है। पीड़िता के भाई ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन पर भी संगीन आरोप लगाए। फरीदाबाद में युवक का अर्धजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने भाटी माइंस अरावली पहाड़ी से युवक का शव बरामद किया। युवक 2 दिन पहले दोस्त की स्कूटी लेकर घर से निकला था। परिजनों ने युवक को कहीं छुपाने का शक जताया। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के बैनर तले भिवानी में हो रही राज्य स्तरीय सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने रिंग में मुक्के का दम दिखाया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन देख रहे ओमवीर हुड्डा ने कहा है कि बॉक्सिंग में प्रदेश में प्रतिभागियों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हुजूम उमड़ा है। पूरी हरियाणा के खिलाड़ी यहां आ रहे हैं और अपनी प्रतिभा का जोहर दिखा रहे हैं। अंबाला में सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया। अंबाला में सीरो सर्वे के लिए 2400 लोगों का टारगेट रखा गया, जिसके लिए 60 समूह बनाए हैं और प्रत्येक समूह में से 40 सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें से 60% ग्रामीण इलाके से और 40% शहरी इलाकों से सैंपल लिए जाएंगे। 4 से 5 दिनों में सैंपल एकत्रित करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश किया जाएगा।
झज्जर में पुलिस से कार छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि महिला सहित इनके 4 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों के किसी बड़े गैंगवार में शामिल होने की आशंका जताई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया। साल 2020 में लिंग अनुपात में सर्वश्रेष्ठ रहे गांव फुग्गा की 10वीं कक्षा की टॉपर बेटियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। 1.5 लाख का चेक देकर सम्मानित किया गया। सरकार की इस योजना के तहत प्रोत्साहन के रूप में तीनों बेटियों के बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा करवाए गए। बेटियां सरकार द्वारा सम्मानित होने पर उत्साहित दिखाई दी। गांव की बेटियों ने गांव में बेटियों के महत्व के बारे में घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक भी किया।